सो नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर जो वर्ड एंथैल्पी का है दैट आल्सो कॉरस्पॉन्ड्स टू एनर्जी। एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी। यानी कि हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? सो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? नेम से पता चल रहा है। यानी कि हम क्या बनाना चाहते हैं? आयन। क्या बनाना चाहते हैं? आयन बनाना चाहते हैं। आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम बनाना चाहते हैं पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन बनाना चाहते हैं? अब मुझे बताइए पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन लूज करें कि या गेन करें? लूज। अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो नेगेटिविटी बाहर निकालनी पड़ेगी। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? लूज। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? अगर हमें नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज नोन एज ionization enthalpy. So it is the amount of energy required to remove the valence electron. एक एटम में क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? जैसे जो बच्चे लास्ट में बैठे हैं उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस शेल के बच्चे हो आप, ठीक है। तो आप लोग को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? समझ आ गया? अब जो बच्चा ज्यादा ही स्टबर्न है उसको उस पर ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो जितना मर्जी डांट लो वो जा ही नहीं रहा बाहर। तो थोड़ा सेंसिटिव है उस पर कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा ही डांटो तो वो चला जाता है। समझ आ गया ना? सो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये किस पे एप्लीकेबल है? दिस इज फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं को बाहर निकालना है हमें, क्योंकि जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको पहले नहीं बाहर निकालेंगे, पहले लास्ट वाले शेल को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। सो समझ आ गया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर है? लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द amount of energy required to remove the, अब जो मोस्ट लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस वाला हो, क्योंकि बाकी तो न्यूक्लियस के बाउंड है। लूजली बाउंड कौन सा है? जो बिल्कुल लास्ट वाला है। टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब कौन से एटम से बाहर निकालते हैं हम हमेशा? हम हमेशा एटम यूज करते हैं न्यूट्रल। कौन सा एटम रखते हैं हम हमेशा? न्यूट्रल। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम हो, किसी के साथ बाउंडेड ना हो, क्योंकि अगर कोई एटम बाउंडेड है तो उसके इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल सकते। न्यूट्रल है उसी की निकाल सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी चार्ज है उसकी बात नहीं करते हम, ठीक है। न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। और इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस स्टेट से बाहर निकलते हैं। सॉलिड स्टेट में तो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलते। समझ आ गया? व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यस बताइए, आप रिपीट कीजिए। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? amount of energy required to remove the most loosely bound electron from neutral, isolated and gaseous atom. लूजली बाउंड मतलब जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतना क्लियर है? सिमिलरली इसके साथ साथ ही चलता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक हम और टर्म यूज करते हैं। कौन सी टर्म यूज करते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी एक ही चीज है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी, जितने हम एफर्ट लगा रहे हैं। पोटेंशियल जो है ये सिर्फ एक मतलब हम कह लो कि वैल्यू है, ठीक है। सो पोटेंशियल आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्यूब ली, एक ट्यूब में हमने गैस रख दी H2 गैस, इसके जो आसपास हमने लगा दिया कैथोड एनोड, ठीक है। एक को नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को क्या कर दिया हमने? पॉजिटिव बैटरी के साथ। क्लियर है? या आप बोल दीजिए कि यहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, सो दैट इसकी रिएक्शन हो। यहाँ पर हम कितनी वोल्टेज सप्लाई करें, कितना वोल्टेज मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करें कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए। समझ आ गया? सो इसी वजह से इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं।
अब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ चुकी है। पोटेंशियल वर्ड कहाँ से आया? एक्चुअली में जब हम कोई गैस को एक ट्यूब में लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है, तो एक ट्यूब में जब हम इलेक्ट्रॉन को मतलब सॉरी गैस को लेते हैं, दो तरफ इलेक्ट्रोड्स रख दी, एक को मतलब एक कैथोड है एक एनोड, एक नेगेटिव वाली एक पॉजिटिव वाली, तो हमने साथ यहाँ पर कोई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, जो वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे वो गैस को आयनाइज करेगी, यानी कि गैस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी। तो यहाँ से हम कितनी वोल्टेज सप्लाई करें, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालनी है। ये है एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। ठीक है, सो व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। किस पे अप्लाई किया है हमने? इन डिस्चार्ज ट्यूब। किसके लिए अप्लाई किया है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। समझ आ गया? सो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो सेम, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। कौन सी ट्यूब में अप्लाई किया हमने? बोलिए। इन डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला? करना क्या चाहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यस रिमूव करना चाहते हैं। सो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? टू रिमूव दी, वही फिर से वही डेफिनेशन सेम आ जाएगी। किसको रिमूव करना चाहते हैं? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गया? सो यहाँ पर भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? सो दिस इज आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी क्लियर है? इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी होता है, एंड यहाँ पर अगर आई लिख देंगे दैट इज आयनाइजेशन। क्लियर है? सो ये इसका सिंबल होगा, एंड इसके जो यूनिट्स है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, किलो जाउल और जाउल भी यूज कर लेते हैं। किलो जाउल पर मोल यूज कर लो, पर एटम यूज कर लो, दैट डिपेंड्स। इज इट क्लियर बच्चे? समझ आ गया? जो आयनेशन पोटेंशियल है और आयनेशन एंथैल्पी क्या चीज है? क्या है आयनेशन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? Now the next term that we study in ionization enthalpy is successive ionization enthalpy. कौन सी enthalpy पढ़ने लगे हैं हम अभी? Successive ionization enthalpy. Successive मतलब एक ही एटम से पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, एंड फिर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम की। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? 30। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? कन्फिगरेशन क्या बनेगी इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद कितना आएगा? यहाँ कितने बन चुके हैं? 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। क्लियर? यही बनेगा ना हमारे पास कन्फिगरेशन। हम क्या कर रहे हैं? इसका सबसे पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा? Al1 पॉजिटिव। कितना चार्ज आ जाएगा? Al। ये बन जाएगी इसकी डेल्टा IH1, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। क्लियर है? अब ये जो Al1 पॉजिटिव है, इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। जब हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन कर दो। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, जहाँ तो आप लिख दो माइनस इलेक्ट्रॉन, और यू कैन राइट इट ऑन द प्रोडक्ट साइड कि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया प्रोडक्ट में। क्लियर? अब इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। जब इससे एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना चार्ज आ जाएगा इस पे? Al2 पॉजिटिव। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है तो नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो। Al1 पॉजिटिव से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया तो कितना बन गया? Al2 पॉजिटिव। आप इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी माइनस इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। क्लियर? इसकी एंथैल्पी कौन सी बन जाएगी? डेल्टा IH2। क्या बन जाएगी? डेल्टा IH सेकंड, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? Al2 का Al3 पॉजिटिव। आप यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हो और उधर वाली साइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखे हम? डेल्टा IH3। क्या लिखेंगे? डेल्टा IH। ठीक है, ये होती है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब है हमने एक ही एटम से उसका पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसकी कन्फिगरेशन क्या बनी? एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 1s2 2s2 2p6। फिर हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बनेगी? 2s2 2p5। फिर एक निकाला तो क्या बनेगी?
बट यहाँ पर हमने कन्फिगरेशन नहीं देखनी। जब सक्सेसिव की बात आ जाए, ऑलवेज अ थर्ड वन, मतलब जो भी नेक्स्ट वाली होगी दैट विल ऑलवेज बी मोर, ठीक है, यानी कि सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा है एंड थर्ड वाली सेकंड से ज्यादा है। व्हाई दिस हैपेंस, मतलब ऑलवेज द थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड वन एंड द सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। ये ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि जो एंथैल्पीज हैं दे आर ग्रेटर। ओके, सो यहाँ पर हमने 2p6 के बाद 3s2 भी लिखना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3s2 के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3s1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे सीधा 2p6। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए हम बात करें कि थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर। थर्ड वाली क्यों ज्यादा होगी, एक्चुअली में रिमूव क्या करना है, रिमूव क्या करना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन। क्या रिमूव करना है, पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है न्यूट्रल एटम से, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किससे रिमूव हो रहा है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है किससे रिमूव हो रहा है, इट इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कौन सा चार्ज आ चुका है यहाँ पर, +1। कौन सा चार्ज आ चुका है, +1। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अभी होल्ड करके रखेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, और टाइटली बाउंड हो जाएगा। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएगा तो उसको निकालना और डिफिकल्ट। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। सो यहाँ पर अभी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सेकंड इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव कर रहे हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मतलब Al पॉजिटिव। अब पॉजिटिविटी आ गई तो पॉजिटिविटी क्या करेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को और भी टाइटली फोल्ड करके रखेगी, ठीक है। सो ये जो पॉजिटिव है Al पॉजिटिव, तो आप क्या है यहाँ पर क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज विल टाइटली होल्ड द इलेक्ट्रॉन। जब इसने पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना भी इजी हो गया कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। हेंस जब सेकंड केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ चुकी है। फर्स्ट तो हमने कर दिया, ठीक है, रिमूव, तो यहाँ पर न्यूट्रल से किया। जो सेकंड हमने किया पॉजिटिव से किया, थर्ड वाला किससे किया है हमने रिमूव, 2 पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस या एटम, ठीक है। सो मोर पॉजिटिव चार्ज, इट मींस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली हेल्ड। एंड अगर इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली हेल्ड है तो इसको निकालना है इजी और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट है इट मींस जो थर्ड वाली होगी वो हमारी सेकंड वाली से भी ज्यादा होगी एंड देन द फर्स्ट वाली से भी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, यानी कि कैसे वो इंक्रीज करेगी और किन किन चीजों से वो डिक्रीज करेगी। द फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, आप सोच के बताइए कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस में ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना, एक का चार्ज 4 है, एक का 5 है, एक का 6 है, तो आप क्या सोचते हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। सो इफ न्यूक्लियर चार्ज Nc लिख दो, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या हो जाएगा हमारा, डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, चार्ज उसका ज्यादा है। एक का 2 चार्ज है मतलब 2 का ही एफर्ट लगा रहा है, एक का 3 चार्ज है 3 का एफर्ट लगा रहा है, 4 चार्ज है चार्ज का। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब उतना वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डेल्टा IH इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्या कर जाएगी ये, क्लियर। सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। डन, समझ आ गया। सेकंड फैक्टर इज एटॉमिक साइज। हाँ जी,
अभी फिर से जस्ट थिंक एंड आंसर मी. आई एम ड्रॉइंग 2 एटम्स इन फ्रंट ऑफ यू. एक तो ये वाला एटम है एंड एक ये वाला एटम. हाँ जी, देयर आर 2 साइजेस. ठीक है, अब मुझे बताइए, यस आप बताइए, किसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, किसमें डिफिकल्ट है? फर्स्ट में डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें साइज कम है. न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? दूर. एक्चुअली में न्यूक्लियस ही है ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है. तो अगर यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर साइज इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी और डिफिकल्ट? इजी. इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी इजी. अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी हमारी? डिक्रीज. क्या कर जाएगी? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? क्योंकि एक्चुअली में जो न्यूक्लियस है वही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा है, तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिमूव इजी हो जाएगा. क्यों इजी होगा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. क्योंकि जो न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है वो कम हो जाएगी जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा. समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? तो साइज के साथ क्या रिलेशन आया है इसका? साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रिलेशन आया? इनवर्स. क्या रिलेशन आया? अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लो. क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? द थर्ड इफेक्ट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस इफेक्ट? हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं और 4 सबशेल्स होते हैं. कौन कौन से सबशेल्स हैं? एस, पी, डी एंड एफ. यही 4 होते हैं. इन चारों में से जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है दैट इज एस, फिर पी, फिर डी एंड फिर कौन सा आ जाता है? एफ. यानी कि अगर हम इसकी बात करें, हमेशा जो न्यूक्लियस के पास है उसको रिमूव करना क्या होगा? डिफिकल्ट. हाँ जी. विच वन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस? कौन सा मैंने अभी बताया, कौन सा क्लोज है न्यूक्लियस के? एस. सो इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस. जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो न्यूक्लियस के दूर दूर जा रहे हैं. ठीक है, तो किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने डिफिकल्ट होंगे? यस, एस में से ज्यादा डिफिकल्ट. फिर मतलब सबसे ज्यादा एस में, सेकेंड नंबर पे पी, फिर डी एंड फिर एफ. तो एस इज क्लोजर टू न्यूक्लियस. इसकी जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी एस वालों की हमेशा क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इसमें से रिमूव करने क्या है? डिफिकल्ट. सो एस क्लोजर टू न्यूक्लियस इट मींस डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. ओके, इसके बेसिस में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. Mg and Al, let's compare both of them. What is the atomic number of Mg? 12. Configuration क्या बनेगी? 3s2. What is the atomic number of Al? Configuration क्या बनेगी? सेम पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाइए. हाँ जी, आप बताइए मुझे कि इन दोनों में से एक का इलेक्ट्रॉन एस में है, एक का इलेक्ट्रॉन पी में है. किसमें डिफिकल्ट है, किसमें इजी है? एस में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है? Mg वाला इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्यों इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है? यस, नेक्स्ट स्टूडेंट. क्यों इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है? It is present in s subshell and s subshell is near to the nucleus. समझ आ गया बच्चे? तो इसमें s में है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? रिमूव करना डिफिकल्ट. यानी कि किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? Mg. Mg की जो फर्स्ट है IE1 will of Mg will be more. क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट. क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? ये पॉइंट आ गया समझ? ओके, द फोर्थ पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग को हम स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं. व्हाट इज दिस शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग होता क्या है? जो लास्ट वाले बच्चे हैं, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से वाले होते हैं? कौन से शेल के? वैलेंस. कौन से शेल के होते हैं? जो लास्ट से आगे वाले बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? लास्ट वाले बच्चों को शील्ड कर सकते हैं. आप सपोज कीजिए कि जो आपके आगे वाले रोज बैठी हुई हैं, जो बच्चे हैं दे आर टॉलर देन यू. ठीक है, तो अगर वो टॉलर हैं तो आपको पीछे वाले बच्चों को दिखेगा ही नहीं. तो अगर दिखेगा ही नहीं इट मींस ये जो फ्रंट वाले बच्चे हैं इन्होंने लास्ट वाले बच्चे को क्या कर दिया? शील्ड कर दिया. क्या कर दिया? यानी कि स्क्रीन कर दिया. सिमिलरली न्यूक्लियस सेंटर में है. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा. अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले शेल के,
इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल को क्या करते हैं, हमेशा स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं। अगर इन्होंने शील्ड कर दिया, मान लीजिए सपोज, तो यहाँ पर इन्होंने शील्डिंग कर दी, तो अगर लास्ट वाले बच्चों को दिखेगा ही नहीं बोर्ड, तो उनका क्लास में इंटरेस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो देन इजी टू रिमूव और डिफिकल्ट, इजी। सिमिलरली अगर जो वेलेंस शेल के बच्चे हैं, जब वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी अगर शील्डिंग हो चुकी, शील्डिंग होने की वजह से तो वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहेंगे। अगर उनकी शील्डिंग होगी इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले हैं, इन्होंने चार्ज पहुंचने नहीं देना है लास्ट तक। ये अंदर वाले पहले कहेंगे हमें चार्ज मिले, ये कहेंगे हमें चार्ज मिले, तो वो लास्ट में जाएगा। जब इन्होंने लास्ट तक चार्ज पहुंचने ही नहीं दिया, तो क्या लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, उतना क्या होगा हमारा, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्क्रीनिंग कौन करता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स किसको शील्ड करते हैं, शील्ड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। एंड जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी फिर क्या होगा, मोर शील्डिंग, तो क्या होगा, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया इतना, आर द 4 पॉइंट्स क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक 5th पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, वो हम कल ही डिस्कस करेंगे साथ ही अकॉर्डिंग टू, तो एक आप लिख लेना साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये वाला जो पॉइंट है हम कल ही जब वेरिएशन करेंगे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप तब भी डिस्कस कर लेंगे। सो ये सारा टॉपिक क्लियर है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने आज। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस, 1 बाय 1 मुझे आंसर देते जाओ, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस बताइए। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस चीज की बात कर रहे हैं हम। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, required to remove the last electron from a neutral gaseous ion. एटम, न्यूट्रल आइसोटोप गैसियस एटम, वेरी गुड। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया। तो किसकी ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस नेक्स्ट स्टूडेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो या डिफिकल्ट, यस अगर डिफिकल्ट है तो ज्यादा है या इजी है तो ज्यादा है, डिफिकल्ट में ज्यादा है, एंड अगर इजी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस। क्लियर है। तो अब मुझे बताइए सक्सेसिव वाली किसकी ज्यादा होती है, सक्सेसिव फर्स्ट वाली ज्यादा होती है हमेशा, सेकंड के थर्ड, थर्ड, फिर सेकंड एंड फिर फर्स्ट। थर्ड वाले क्यों ज्यादा है, क्योंकि कौन सा चार्ज आ चुका होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको, फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी ज्यादा, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट। साइज का क्या रिलेशन है, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर। क्लियर, क्योंकि इसमें रिमूव करना डिफिकल्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट कौन से ऑर्बिटल्स का ज्यादा होता है, पहले एस फिर पीडीएफ, तो इसी वजह से हमारा एमजी और एल में से किसकी ज्यादा होगी, एमजी। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है, जितनी ज्यादा शील्डिंग उतना चार्ज लास्ट में इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचेगा एंड इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। एंड द लास्ट इफेक्ट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट विल बी स्टडीड इन टुमारोज लेक्चर। क्लियर है बच्चे।